नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं चीनी कहानी बात का बतंगड़, जिसके लेखक हैं लुशीन। नदी के किनारे समतल कछार से संध्या की पीली उजली किरणें शनय शनय विलीन हो गई थी। नदी के सामने टालों के पेड़ों के पत्ते संध्या की वायु के झोंकों से हल्के हल्के सरसराने लगे थे। तीखी धूप से अधझुलसे मच्छर सांझ आने पर भिनभिनाने लगे थे। किसानों की झोपड़ियों पर संध्या की रसोई का धुआं भी अब कम ही दिखाई दे रहा था। स्त्रियां और बच्चे अपनी झोपड़ियों के आंगन में पानी छिड़ककर तिपाइयां और चौकियां बाहर रख रहे थे। स्पष्ट था कि झोपड़ियों के सामने सांझ के भोजन की तैयारी हो रही है। बड़े बूढ़े और मर्द आंगन में छोटी छोटी चौकियों पर बैठे ताड़ के पत्तों का पंखा झलते हुए गपशप कर रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे या पेड़ों के नीचे धरती पर बैठे गुट्टी खेल रहे थे। बहुएं गरम गरम भाप छोड़ता खाना, सुखाया हुआ साग और पीला भात लाकर बाहर चौकियों पर रख रही थी। सामने नदी में एक सैलानी बजरे पर बैठा था। कुछ पढ़े लिखे लोग जा रहे थे। यह दृश्य देखकर उनके काव्य में प्रवृत्ति जाग उठी। उनमें से कोई बोल उठा, क्या स्वच्छंद सुखी जीवन है, चिंता मुक्त यहाँ जन्मन है। पढ़े लिखे बड़े लोग गांव की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं थे। वास्तविक स्थिति जान भी कैसे सकते थे। साढ़े चौसेरी बुढ़िया की बात तो उनके कान तक पहुंची ही नहीं थी। साढ़े चौसेरी बुढ़िया बहुत खिसियाई हुई थी। चिड़चिड़ाहट में हाथ में लिए ताड़ के पत्ते के टूटे पंखे से अपनी चौकी के पाए को पीटती जा रही थी। मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, एक कम 80 की हो गई हूँ, बुढ़िया बोले जा रही थी। ऐसी बर्बादी देखकर चुप कैसे रह जा सकता है। इससे तो अच्छा भगवान अब समेट ले। बयालू सामने धरा है और ये लोग होला खाए जा रहे हैं। खा डालो, जो कुछ घर में है सब खा डालो। बुढ़िया की परपोती तिसेरी मुट्ठी में होला लिए बुढ़िया की ओर दौड़ी चली आ रही थी। बुढ़िया की सूरत देखी तो डरकर नदी की ओर भाग गई और टालों के पेड़ की आड़ में जा छिपी। छोकरी ने पेड़ के पीछे से सहमते हुए झांका। उसके सिर पर केशों के 2 गुच्छे उठे हुए थे। उसने दादी को गाली दी, बुढ़ी मरती भी नहीं। इस बुढ़ेती में भी साढ़े चौसेरी बुढ़िया कुछ कम नहीं सुनती थी, पर वह स्वयं बड़बड़ा रही थी, इसलिए लड़की की बात नहीं सुन पाई। बुढ़िया कहे जा रही थी, और नहीं तो क्या, चाहे जिस नई पीढ़ी को देखो हाल बिगड़ता ही जा रहा है। इस गांव का अनोखा रिवाज था। बच्चा होते ही माँ उसे तोलकर देखती थी। बच्चा जितने शेर का होता उसका नाम उतने ही शेर पड़ जाता था। जब से साढ़े चौसेरी बुढ़िया ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, तभी से वह हर बात में ऐब ढूंढने लगी थी। उसे हर बात में सब और हार्श दिखाई देता था। कभी मौसम को दोष देती हुई कहती कि हम लोगों के समय में तो ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। कभी कहती क्या फसल में वह बरकत नहीं रही, बूटे में वैसा दाना नहीं पड़ता। बुढ़िया को इस युग की हर बात में दोष ही दोष दिखाई देता। नहीं तो उसकी परपोती सिर्फ तिसेरी ही क्यों पैदा होती। अपने परदादा से 1.5 शेर कम और पिता से आधे शेर कम। दुनिया के हार्स का इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिए था। बुढ़िया बार बार कही जा रही थी। और नहीं तो क्या, चाहे जिस नई पीढ़ी को देखो हाल बुरा ही होता जा रहा है। बुढ़िया के पोते की बहू साढ़े तिसेरी डलिया में भात लिए आंगन में आ गई। डलिया को धम से चौकी पर रख चिल्ला उठी, तुम तो ऐसे ही बकती रहती हो। लड़की हुई तो 3 शेर 3 छटांग की थी। कसम खा के कहो कि नहीं थी। तुमने अपने बाट रखे हुए हैं, 18 छटांग का शेर तोलती हो। ठीक ठाक से तोलती तो लड़की 3.5 शेर से ऊपर निकलती। कहने को चाहे जो कहो, कौन मान लेगा कि लड़की के दादा परदादा 4-5 शेर पैदा हुए थे। अपनी बारी 14 छटांग के शेर के बाट से तोल लिया होगा। चाहे जिस नई पीढ़ी को देखो बुरा ही हाल है। बुढ़िया रटे जा रही थी। बहू फिर बोलने को थी, पर गली के मोड़ से आते अपने पति साढ़े तिसेरे पर निगाह पड़ गई तो उसी पर बरस पड़ी। इतनी अबेर कहाँ कर दी, कैसे आलसी आदमी हो, जाने कहाँ बैठे हुए थे। तुम्हें कोई परवाह थोड़े ही है, कोई बयालू लिए बैठा हो। साढ़े तिसेरा रहता तो गांव में ही था, पर उसका मिजाज शहरीपन लिए था। उसके बाप दादा के समय से
3 पीढ़ियों में घर के किसी भी आदमी ने हल की मूठ पर हाथ नहीं रखा था। साढ़े तिसेरे का बाप नाव पर काम करता था। वह काम साढ़े तिसेरा भी कर रहा था। नित्य सुबह लूचन से नाव पर शहर जाता और सांझ को घर लौट आता। शहर की सब खैर खबर उसे खूब मालूम रहती थी। कभी शहर में कुंवारी लड़की के पेट से राक्षस पैदा होने की अफवाह सुनाता तो कभी इंद्रदेव के हाथों किसी असुर के वध की बात सुनाता। गांव के लोग उसे शहरुआ मानते थे, परंतु उसके घर में चलन देहाती ही था। सांझ का बयालू गर्मियों में दिया बत्ती से पहले ही हो जाता था, इसलिए वह घर अबेर से आता तो बहू झगड़ा किए बगैर न रहती। साढ़े तिसेरा एक हाथ में अपने हुक्के की 6 फुटी बांस की नली लिए था। हुक्के की नली चित्तीदार बांस की थी। नली के एक सिरे पर हाथी दांत की निगाली थी और दूसरे सिरे पर कांसे की चिलम। वह मजे की चाल से गर्दन लटकाए आंगन में आया और एक नीची सी चौकी लेकर बैठ गया। तिसेरी दौड़कर आई और बाप के साथ सटकर बैठ गई। बेटी ने बाप की ओर देखकर कुछ फुसफुसाया, पर कुछ उत्तर नहीं मिला। जिस नई पीढ़ी को देखो बुरा ही हाल है, बुढ़िया अपनी रट लगाए थी। साढ़े तिसेरे ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, फिर एक बार बादशाह गद्दी नशीन हो गया है। बहू ने सुना तो उसका मुंह खुला ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा ही है, नई ताजपोशी की खुशी मनाई जाएगी, जेलों से कैदी छूटेंगे। नहीं क्या? अपना क्या होगा, चुटिया कटा बैठा हूँ। साढ़े तिसेरे ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए आह भरी। शहंशाह क्या तुम्हारी चुटिया देखेंगे? जरूर। बहू चिंता में डूब गई। उसने पूछ लिया, कौन कहता है? सभी कहते हैं। खुशहाली मदिरालय में सभी कह रहे थे। बहू भारी शंका से चुप हो गई। खुशहाली मदिरालय में सुनी बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसकी नज़र पति के उस तरह से छूटी घुटी खोपड़ी की ओर चली गई। मन क्रोध और परेशानी से जल उठा। सोचा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसने एक कटोरे में भात भरा और पति के सामने पटक कर बोली, लो खा लो। बैठकर रोने धोने से चुटिया नहीं बढ़ जाएगी। सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया था। नदी का श्यामल जल शीतल होने लगा था। आंगन में कटोरों और बर्तनों की खनक और चापस्टिकों के धरने उठाने की आहट हो रही थी। गर्मी के मारे लोगों के शरीर से पसीना छूट रहा था। साढ़े तिसेरे की बहू 3 कटोरे चावल खा चुकी थी। उसकी आंख उठी तो कलेजा धक से रह गया। पेड़ों के बीच से दिखाई दिया कि वहाँ नाले पर पड़े तख्ते पर से गोल मटोल चाओ साहब चले आ रहे हैं। चाओ नीली धारी का बढ़िया चोंगा पहने हुए था। वह पड़ोस के गांव में समृद्धि मदिरालय का मालिक था। 10-15 मील तक देहात के इलाके में वही एक पढ़ा लिखा आदमी था। पुराने ढंग का पढ़ा लिखा आदमी होने की वजह से उसका रंग ढंग भी वैसा ही था। उसके यहाँ 3 राज्यों की कहानी 12 ग्रंथों में थी, जिसकी टीका चीन षडस्थान ने लिखी थी। चाओ इस रचना का एक एक अक्षर कई बार पढ़ चुका था। उसे न सिर्फ 5 बड़े सिंह सेनापतियों के नाम मालूम थे, बल्कि यह भी मालूम था कि वहाट चूड़ का दूसरा नाम हान षड और माँ छाओ का दूसरा नाम मड़छी था। पिछली क्रांति के बाद से चाओ अपनी चुटिया को ताओपंथी पुजारियों की तरह सिर पर जोड़े में बांध लेता था। वह आह भरकर याद करता हुआ कहता था कि अगर आज चाओ युन जिंदा होता तो मुल्क में इतनी गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। साढ़े तिसेरे की पत्नी की नज़र तेज थी। उसने दूर से ही देख लिया था कि आज चाओ के सिर पर चुटिया का जोड़ा नहीं है। उसने माथे के ऊपर उस तरह फिरवा लिया था और चुटिया खूब लंबी लटक रही थी। समझ गई, जरूर फिर एक बार बादशाह गद्दानशीन हो गया है। फिर एक बार चुटिया रखना आवश्यक हो जाएगा और उसका पति भारी मुसीबत में फंस जाएगा। चाओ अपना लंबा सूती चोंगा बेमतलब ही पहनने वाला आदमी नहीं था। उसका यह चोंगा 3 वर्ष में सिर्फ 2 बार दिखाई देता था। एक बार तब जब चाओ का बैरी चेचक के दाग वाला आस बीमार पड़ा था और दूसरी बार तब जब लू साहब की मौत का दिन था। लू ने चाओ का मदिरालय तोड़ डाला था। चाओ आज फिर वही चोंगा पहने था
उसके लिए जरूरी कोई खुशी का दिन होगा और उसके बैरियों पर संकट आया होगा। साढ़े तिसेरी की पत्नी को याद आ गया। 2 साल पहले एक दिन उसका पति नशे में बोरा गया था और चाओ साहब को हरामी की गाली दे बैठा था। पत्नी घबरा गई। उसका दिल पति के लिए आशंका से धड़कने लगा। चाओ को देखकर लोग उठ उठकर बंदगी कर रहे थे और हाथ जोड़कर कह रहे थे, हुजूर, जो रूखा सूखा है हाजिर है। चाओ सिर हिला हिलाकर बंदगी कबूल करता हुआ कहे जा रहा था, अरे बैठो बैठो, उठते क्यों हैं। वह सीधे साढ़े तिसेरी के आंगन की तरफ चला आया। उसे देखकर आंगन में बैठे सब लोग बंदगी के लिए खड़े हो गए। चाओ ने मुस्कुराकर कहा, बैठो बैठो, और आंख बचाकर चौकी पर रखे बयालों की ओर देख लिया। साग खूब महक रहा है, सुखाकर रखा होगा। हाँ, खबर तो सुनी होगी तुमने। चाओ साढ़े तिसेरी की पत्नी के सामने साढ़े तिसेरे के पीछे खड़ा था। शहंशाह की तख्तपोशी हो गई है, साढ़े तिसेरे ने कहा। बहू की आंखें चाओ साहब के चेहरे पर लगी थी। खुशामद में मुस्कुराकर बोली, शहंशाह की तख्तपोशी हो गई है, कैदी कब तक छूट जाएंगे सरकार। कैदी छूटेंगे? हाँ, वक्त आएगा तो छूट ही जाएंगे। चाओ जरा कड़ाई से बोला। साढ़े तिसेरे की चुटिया का क्या होगा, यह भी सोचा है? याद है जब थाईफीड विद्रोहियों का जोर था तो क्या हालत थी। चुटिया रखो तो सिर जाए और सिर रखो तो चुटिया जाए। साढ़े तिसेरा और उसकी पत्नी कौन पढ़े लिखे थे। इतिहास और पुस्तक की बात भला वो क्या जानते, परंतु समझ गए कि चाओ जैसा विद्वान कह रहा है तो संकट अवश्य मंडरा रहा है, विपदा अवश्य आ गई है। उन्हें लगा मानो फांसी का हुक्म आ गया हो। दोनों के सिर चकरा गए, बोलती बंद हो गई। जिस नई पीढ़ी को देखो बुरा ही हाल हो रहा है। साढ़े चौसेरी बुढ़िया फिर बड़बड़ा उठी और चाओ को संबोधित कर बोली, ये बागी लोग तो जिस किसी के सिर पर चुटिया देखते हैं पकड़कर काट डालते हैं और लोगों को ऐसे बना देते हैं कि वे देखने में न बोध लगते हैं और न ताऊपंथी। हमारे जमाने में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक कम 80 की हो रही हूँ, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पुराने जमाने के बागी लोग तो लाल पगड़ी बांधे रहते थे और पांव तक लंबा शमला ओढ़े रहते थे। राजा लोग पीली साटन की पगड़ी और शमला ओढ़ते थे। पीली साटन, लाल साटन और पीली साटन। मेरी तो इतनी उम्र हो गई, हाँ, एक कम 80 की हो गई हूँ। हमारा क्या होगा। साढ़े तिसेरे की पत्नी उठ खड़ी हुई और घबराकर बोली, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़े हैं, यही एक कमाऊ है। क्या हो सकता है, चाओ ने उत्तर दिया। चुटिया काटने की सजा कानून में लिखी है। कानून तो कानून है, परिवार बड़ा हो या छोटा, कानून तो सबके लिए है, चाहे कोई हो। बहू ने कानून की बात सुनी तो निराश हो गई। निराशा में पति से पर उबल पड़ी। उसके और हाथ बढ़ाकर चीख उठी, लो अब अपने किए का फल भोगो। दंगे के दिनों में रोक रोकर मर गई कि नाव पर मत जाओ, शहर मत जाओ। मेरी एक ने सुनी। शहर गए तो उन लोगों ने पकड़कर चुटिया काट डाली। इतनी बड़ी काली काली मोटी चुटिया थी, चुटिया कटवा ली। अब ये न तो बोध लगते हैं और न ताऊपंथी, सब इन्हीं की करनी है। यही जाने हम सबको भी ले डूबे। पड़ोस के लोग भी आ गए थे और साढ़े तिसेरे के आंगन में चाओ को घेर कर खड़े थे। औरत को सब लोगों के सामने फटकारते देखकर साढ़े तिसेरा अपमान से गड़ गया। भले मानुस की इज्जत सब लोगों के सामने धुली जा रही थी। विरोध में सिर उठाकर धीमे से बोला, अब बहुत बक रही है, पर तब तो चुप रहो, जहन्नुम में जाओ तुम। पड़ोसियों में पाई की विधवा पत्नी सबसे भली थी। अपना 2 वर्ष का बच्चा गोद में लिए, जो उसके पति की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था, वह साढ़े तिसेरे की पत्नी के पास खड़ी तमाशा देख रही थी। बात ज़्यादा बढ़ती देखकर समझाने के लिए बोले बगैर न रह सकी, बहू इतना क्यों बिगड़ती है, अनपढ़ गरीब लोग हैं, कोई ओलिया ज्योतिषी तो है नहीं जो भविष्य जान जाते। तब तू ही नहीं कहती फिरती थी कि चुटिया उटिया में क्या धरा है। कौन जाने सरकारी महकमे से कोई हुक्म अभी आया भी है कि नहीं। बहू का चेहरा तमतमा उठा। विधवा की नाक तक हाथ बढ़ाकर चिल्ला उठी, हाय राम, क्या कह रही है पाई की बहू, मैं क्या बोरा गई हूँ। ऐसी बात भला कोई कह सकता है, किसी से पूछ लो। मैं तो 3 दिन तक रोती रही, बेचारी छोटी तिसेरा तक रोती रही। लड़की ने कटोरे का भात खा लिया था
और मांगने के लिए उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया, मगर उसकी माँ गुस्से में पागल हो उठी। उसने लड़की के सिर पर एक धौल धर दिया। चुप रह मरी। लड़की के हाथ से चीनी मिट्टी का कटोरा छूटकर धरती पर गिर पड़ा। कटोरा पक्की ईंट के आंगन में गिरा था, किनारा टूट गया। साढ़े तिसेरे ने झपटकर कटोरा उठा लिया और टूटा हुआ किनारा जगह पर लगाकर देखा। मर जा चुड़ैल। बाप ने भी लड़की के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। लड़की गिरकर चीख चीख कर रोने लगी। बुढ़िया दादी ने उसे बाह में पकड़कर उठा लिया और बड़बड़ाती हुई लड़की को खींचकर ती एक किनारे ले गई। जिस नई पीढ़ी को देखो बुरा ही हाल है। पाई की पत्नी ने क्रोध से फटकारा। साढ़े तिसेरे की बहू, क्या हो गया है तुझे? ऐसी भद्दी गाली देते तुझे शर्म नहीं आती? पाई की पत्नी ने कह दिया था, अभी सरकारी महकमे से तो कोई हुक्म आया नहीं है। यह सुनकर चाओं की मुस्कान उड़ गई थी और उसे क्रोध आ गया था। पाई की पत्नी को बोलते देखा तो वह आगे बढ़ा आया और क्रोध से में बोला, भद्दी गाली दी तो क्या हो गया? तू क्या चौधरी है? शाही फौज आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। तू समझती क्या है? अब जनरल चाड़ सुन, शहंशाह का रक्षक है। तू समझती क्या है? यह जनरल 3 राज्यों के काल के चाड़ फेई के खानदान का है। उसके हाथ में 12 हाथ लंबा नेजा है, जिससे वह 10,000 सैनिकों को पछाड़ सकता है। कोई मुकाबला कर सकता है उसका? चाओ ने ऐसे हाथ उठाया मानो 12 हाथ लंबा नेजा थामे हुए हो और विधवा की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तू लड़ेगी उससे? बच्चे को गोद में उठाए पाई की विधवा पत्नी गाली सुनकर क्रोध से काँप रही थी। क्रोध से लाल आंखों और पसीने से तर चेहरे वाले चाओं को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वह डर के मारे भाग गई। चाओं भी चल दिया। पड़ोसी अपने अपने आंगन की ओर लौटने लगे। वे पाई की विधवा पत्नी पर बड़बड़ाते जा रहे थे कि व्यर्थ ही बड़े आदमी के मुंह लगने लगी। गांव के कुछ अन्य लोग भी चुटिया काटा बैठे थे और अब फिर से सिर पर केश बढ़ा रहे थे। वे लोग चाओं की नज़रों से छिप गए। चाओं ने भी इधर उधर नहीं देखा। पेड़ों के नीचे नाले पर बना तख्ते का पुल पार करता यह कहता हुआ चला गया, तुम लोग करोगे मुकाबला उसकी फौज का? गांव के लोग घबराहट और परेशानी में चुपचाप खड़े रहे। चाड़ फेई के बारे में सुनकर सब लोग डर गए थे। बेचारे साढ़े तिसेरे की तो जान ही खतरे में पड़ गई थी। उसने शाही कानून तोड़ा था। इतना लंबा हुक्का लिए ऐसे नवाबी से फिरने की क्या जरूरत थी? खामाखा शहर में सुनी सुनाई बातों को बकता फिरता था। अच्छा हुआ मजा चख लेगा शेखी का। कई लोग मन ही मन संतुष्ट भी थे। वे कुछ कहना चाहते थे मगर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहा जाए। लोग चुप हो गए तो सिर पर मंडराते मच्छरों की गूंज सुनाई देने लगी। मच्छर भन भन करते हुए पेड़ों की ओर चले गए। पड़ोसी भी बिखर कर अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए और किवाड़ बंद कर सो गए। साढ़े तिसेरे की पत्नी अब भी बड़बड़ाती जा रही थी। उसने आंगन से बर्तन भाड़े समेटकर झोपड़ी में रखे, चौकियां भीतर ले गई। रात हो गई थी। उसने भी झोपड़ी के किवाड़ बंद कर लिए। साढ़े तिसेरा टूटा कटोरा हाथ में लिए देहरी पर ही बैठ गया था। चितले बांस की 6 फुटी नली पर हाथी दांत की निगाली और कांसे की चिलम अब भी उसके हाथ में थी। मन पर पड़े आशंका के बोझ के कारण वह चिलम से कश नहीं ले पा रहा था, इसलिए चिलम में आग बुझ गई थी। ऐसी मुसीबत आई थी कि बचाव का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। भय से उसका सिर चकरा रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चुटिया हाय चुटिया, 12 हाथ लंबा नेजा, जिस नई पीढ़ी को देखो बुरा ही हाल है। शहंशाह की ताकतपोशी हो गई है। टूटे कटोरे में टाका लगवाने शहर जाना पड़ेगा। कौन मुकाबला करेगा उसका? कानून किताब में लिखा है। उफ। अगले दिन सुबह साढ़े तिसेरा नित्य की तरह नाव पर शहर चला गया और सांझ को लूचन लौट आया। एक हाथ में अपनी 6 फुटी नली और दूसरे हाथ में कटोरा लिए था। बयालू करने बैठा तो दादी को बताया कि शहर में कटोरे में टाका लगवा कर लाया है। इतना बड़ा टुकड़ा किनारे से उतर गया था कि 16 कीलें लगी, तब कहीं ठीक से जुड़ पाया। 3-3 सेट में कीलें मिली, 48 सेट लग गए। जिस नई पीढ़ी को देखो बुरा हाल है। दादी बोल उठी, मेरी इतनी उम्र हो गई, 3-3 सेट में कीलें, अब उतना मजबूत टाका भी कौन लगा सकता है? पुराने समय में अरे एक कम 80 बरस की हो गई। साढ़े तिसेरा नित्य सुबह शहर चला जाता था, पर उसके घर में दहशत के मारे सन्नाटा छाया रहता।
गांव के लोग उसे देखते तो कतरा जाते। अब शहर के हालचाल पूछने कोई न आता। पत्नी भी चढ़ी रहती थी, जब भी बोलती उसे कोसती रहती। एक पखवाड़ा और बीत गया। एक सांझ साढ़े तिसेरा शहर से आया तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थी। उसने पूछा, शहर में क्या खबर है? कुछ खास नहीं। शहंशाह की तख्तपोशी हो गई क्या? सुना तो नहीं। खुशहाली मदिरालय में कुछ नहीं सुना? नहीं तो मेरा ख्याल है शहंशाह की तख्तपोशी नहीं हुई। मैं चाओं के मदिरालय के सामने से निकली थी। बैठा पाई पढ़ रहा था। जोड़ा बना बांधकर चुटिया छिपाए था। आज वह बढ़िया वाला चौगा भी नहीं था। साढ़े तिसेरा चुप रह गया। मुझे तो लगता है शहंशाह की तख्तपोशी की बात महज गप ही थी, गप ही होगी। उस दिन से साढ़े तिसेरे की पत्नी ने उससे झगड़ा नहीं किया। गांव के लोग भी उससे फिर आदर से बात करने लगे हैं। गर्मी के दिनों में उसके आंगन में देर तक बयालू चलता रहता है। आते जाते लोग मुस्कुराकर बंदगी सलाम कर शहर की खबर पूछ जाते हैं। बुढ़िया की 80वीं वर्षगांठ भी कुछ दिन पहले मनाई जा चुकी है। वैसी ही ताजी तगड़ी बनी है। अब भी वैसे ही बड़बड़ाती रहती है। बहू अब तिसेरी कोई दोनों छोटी छोटी चुटियां मिलाकर बड़ी चोटी बना देती है। उसके पाँव न बढ़ने पाए। इस ख्याल से माँ अपनी बेटी के पाँव में पट्टी बांधने लगी है। फिर भी लड़की घर के छोटे मोटे कामों में माँ का हाथ बटाती रहती है। तांबे के 16 टाके वाला कटोरा अब भी उसके हाथ में दिखाई देता है।